और प्रधानमंत्री का जो है आपको टेन्योर भी याद करना पड़ता है। ठीक है। आज का क्लास क्या है हम लोगों का? आज के क्लास का टॉपिक है हमारा संसद, पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में। तो जहां से आर्टिकल खत्म होता है वहीं से एक नए आर्टिकल का निर्माण होता है, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है। ये हम तो एंशियंट हिस्ट्री से ये चीज को देखते हुए चलते आ रहे हैं कि जब एक युग, जब एक एरा का समाप्ति होता है तो दूसरे एरा की स्टार्टिंग होती है। ठीक है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड को अगर आप मर्ज करने की कोशिश करें तो पहले आपका आईवीसी जो था, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका समापन हुआ तो वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था। उसी प्रकार से सेम चीज आर्टिकल का भी है। जहां पे एक आर्टिकल खत्म होता है वहीं पे दूसरा आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। आइए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो मुझे आप पहले आपसे ये बताइए कि संसद जो पार्लियामेंट है हमारा, ये इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ठीक है। और देखो दोस्तों, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं सीधा टू द पॉइंट ही आता हूँ, मैं किसी चीज के बारे में आपको ओवरऑल नहीं बताता हूँ कुछ चीजों के बारे में। तो उस वो उसका रीजन ये है कि आपका वो काम की चीज नहीं है आपके। ठीक है। आप हमेशा याद रखिए कि आपको उतना ही पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। फालतू की चीजें पढ़ के क्या मतलब? मैं तो आपको प्रधानमंत्री में इतना चीज पढ़ा सकता था जो कम से कम 5 से 6 क्लास लगता है उसमें। ठीक है। लेकिन उसमें वो करके कोई मतलब नहीं बनता ना हम अपन लोगों का। हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है जी। संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो ये बताइए कि इसका ओरिजिन हमें कहाँ से देखने को मिलता है, संसद का, पार्लियामेंट का। और आर्टिकल बताइएगा, आर्टिकल, अनुच्छेद बताइएगा, पता है किसी को क्या? 79 है आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 7। ठीक है। और ओरिजिन कहाँ से हुआ था पार्लियामेंट का, बताइएगा फटाफट से। जो हम ये लोअर हाउस और अपर हाउस देखते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? म- मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो ये संसद के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। हम जो ये संसद के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, तो संसद का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ये संसद वर्ड कहाँ से लिया गया है, पता है किसी को? ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ू मरोड़ू ना इस शब्द को, तो दोस्तों ये पार्लियामेंट नहीं कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे पार्लियामेंटम। पार्लिया। ठीक है। आपने अच्छे सही बोला ब्रिटेन से, लेकिन इसको देखिएगा, पार्लियामेंटम। ठीक है जी। पार्लियामेंटम बोलते हैं इसको। अगर मैं इसको मूल नेम, ओरिजिन नेम बोलूं तो पार्लियामेंटम का हिंदी में मतलब होता है चर्चा करना। चर्चा करना। और ओवरऑल चर्चा ही तो होता है क्या? वहां पे डांस वांस थोड़ी होता है पार्लियामेंट में, वहां पे पार्टी वार्टी थोड़ी होती है, चर्चा ही तो होता है, डिस्कशन ही तो होता है। ठीक है। बिल पे डिस्कशन होता है। और चर्चा करने को आसान भाषा में क्या बोलते हैं अपन लोग? बात करना। क्या इतना बातें आप सभी के दिमाग में घुस गई है अच्छे से? पार्लियामेंटम, हालांकि ये आपका चीज जानने की चीज नहीं है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन, बट हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड को भी जानना चाहिए किसी भी चीज का। ठीक है दोस्तों, ये जो पार्लिया लिखा हुआ है ना, पार्लिया, इसका दोस्तों अगर आपसे मतलब पूछे कि पार्लिया का मतलब क्या होता है, तो उसको बोलेंगे हम स्पीक। स्पीक हिंदी में क्या बोलते हैं स्पीक को? बोलना। ठीक है जी। और ये जो है ना दोस्तों, पार्लिया लिखा हुआ है ना, इसको हम पार्लर बोलते हैं, पार्लर। पार्लर याद रखिएगा। पार्लिया, पार्लर से ही ये वर्ड बना है पार्लियामेंटम। ठीक है जी। अब देखो इंग्लैंड में जो है ना वो पार्लियामेंट का निर्माण नहीं हुआ था। टू बी नोटिस ये पॉइंट कि इंग्लैंड में पार्लियामेंट वर्ड नहीं आया था, पार्लियामेंटम आया था। ठीक है जी। पार्लियामेंटम का मतलब होता है चर्चा करना। और ये पार्लियामेंटम वर्ड कहाँ से है? तो पार्लर से आया हुआ है। पार्लर का मतलब क्या होता है? स्पीक, मतलब बोलना। हाँ, जहां राजा के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह मशवरा करने के लिए प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। मैं आपको एंशियंट टाइम की बात बता रहा हूँ दोस्तों, मॉडर्न टाइम की बातें नहीं बता रहा। मैं आपको इसका हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये पार्लियामेंट का। पहले के टाइम में क्या होता था, आपको पता है कि ब्रिटिश में क्राउन का शासन चलता था, किंग।
एंड क्राउन का शासन चलता था दोस्तों, राजा रानी का। तो राजा रानी अपने मंत्रियों को बुलाते थे, कॉल आउट करते थे अपने मिनिस्टर्स को कि आप आइए, हमें किसी न किसी टॉपिक के बारे में चर्चा करनी है, वार्तालाप करना है, बातें करनी है। तो दैट इज द वर्ड, द टर्म डेवलप्ड इज पार्लर। ठीक है, वो लड़कियां वो वाला पार्लर मत समझना कि ब्यूटी पार्लर नहीं, ये बोलने वाला पार्लर है। एक वर्ड के ना बहुत सारे मतलब निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया तो धीरे धीरे यह जो है ना एक संस्थान है बदल गया, जो कानून बनाने और जनता का प्रतिनिधित्व करने का काम करता है। पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं? हमारे आपके द्वारा चुने गए सांसद ही तो बैठते हैं पार्लियामेंट में। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया हुआ है इनके बारे में। दोस्तों बताओ, बताया है कि नहीं बताया है? और दोस्तों आप जो सोचते होगे कि पार्लियामेंट का जो ओरिजिन हुआ है इंग्लैंड से हुआ है, तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। इसका जो ओरिजिन कहूं ना मैं आपको, ओरिजिन अगर मैं कॉन्टिनेंट का नाम बताऊं ओरिजिन, तो दोस्तों लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसका जो ओरिजिन है दोस्तों, संसद शब्द का विकास जो है ना, संसद, ये जो आप पढ़ते हैं ना ये संसद, इसका विकास हुआ है दोस्तों यूरोप से। यूरोप से वो विकास हुआ है इसका, इस वर्ड का विकास हुआ है। ठीक है, संसद का। ठीक है जी, लिया गया है, कॉन्सेप्ट लिया है हमने। देखो यहाँ पे दो चीजें दो जगह से ली हुई हैं चीजें, शायद ये आपको पहले नहीं पता होगा। आपने बस इतना पढ़ा होगा कि जो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है ये हमने यूनाइटेड किंगडम्स, सॉरी, ब्रिटेन से लिया हुआ है ये चीजें। हाँ, इंग्लैंड से लिया हुआ है ये चीजें, ये उनकी देन है ये चीजें, क्योंकि उन्होंने ही जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कोलकाता में जो है वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी। क्या बोल रहा हूँ मैं, और साथ ही जो है ना वो इंग्लैंड में जो है वो उन्होंने स्थापना किया हुआ था। जो भी है सबको यही पता है, लेकिन ये जो वर्ड संसद है ना, संसद, ये यूरोप के द्वारा डेवलप किया गया वर्ड है, तो यूरोप से वर्ड को लिया गया है। तो इतना हिस्ट्री मेरे हिसाब से आपके एग्जाम के लिए इनफ होगा। अब आते हैं सीधा मुद्दे पे। हमारा मुद्दा है आर्टिकल 79। देखो दोस्तों, आर्टिकल 79 कुछ नहीं कहता, बस ये कहता है कि यहाँ पर में आप ट्रेंगल बना लीजिए। आर्टिकल 79 बस ये कहता है कि आप ट्रेंगल बना लो। ठीक है, ऊपर में रख दो राष्ट्रपति को और नीचे में रख दो, एक रख दो आपका लोकसभा को, लोअर हाउस को, और एक जगह रख दो आप राज्यसभा को, अपर हाउस को। तो कहते हैं आर्टिकल 79 के अनुसार कि भारत की संसद के 3 अंग हैं। ये मैंने आपको संसद की बात बताई है दोस्तों, भारत के संसद के 3 अंग हैं, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस आर्टिकल के तहत भारत के संसद के 3 अंग का वर्णन किया गया है, 3 अंगों के बारे में बताया गया है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 79, टू द पॉइंट आंसर, खल्लास। बस इसको अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा कि आर्टिकल 79 यह बताता है या फिर यह कहता है कि संसद के 3 अंग हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज प्रेसिडेंट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। घबराने की बात नहीं है, लोअर हाउस अपर हाउस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए पहले लोअर हाउस की चर्चा करते हैं। छोड़ो, पहले अपर से ही, बड़े से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राज्यसभा से स्टार्ट करें दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखिएगा, ये जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा, दोस्तों आपको वर्ड से कुछ समझ में आ रहा है क्या? दोस्तों ये जो वर्ड है, आप गलत भी आंसर देंगे तो मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, ठीक, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं और आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। राज्यसभा से आपको क्या मतलब पता चलता है आसान भाषा में? किसी को पता है क्या बोलते हैं राज्यसभा को? इतना तो पता है, अपर हाउस होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये दिख रहा है क्या राज्य, स्टेट? ठीक है, स्टेट दिख रहा है क्या दोस्तों? यहाँ पर मैं अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं तो स्टेट, दोस्तों राज्यों की सभा कहते हैं इसको। बिल्कुल आसान भाषा में अभी हम पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे हर बच्चे को समझ में आए। ठीक है, इसको कहेंगे दोस्तों राज्यों की सभा, राज्यों की सभा कहेंगे दोस्तों। ठीक है, राज्यों की सभा कहेंगे क्योंकि यह सदन जो है दोस्तों, वो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर मैं ना भारत का एक हाफ मैप बना दूं, ठीक है, एक चलो समझते हैं कि भारत का ही मैप है, एक तरह से एग्जांपल ले लो, है नहीं दोस्तों? यहाँ पर में हमारा बिहार है प्यारा सा, यहाँ पर में दोस्तों वेस्ट बंगाल है, यही कहीं पे उड़ीसा होगा दोस्तों,
यहाँ पे आपका उत्तराखंड होगा, यहाँ पे यूपी होगा, यहाँ पे राजस्थान होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों आप जो जिनको चुनते हो, जिनको वोट देते हो ना, वो यहीं से तो आते हैं दोस्तों। कई हमारे साथी यूपी से हमें देख रहे होंगे अभी, कई हमारे साथी जो है वेस्ट बंगाल से देख रहे होंगे, कई बिहार से देख रहे होंगे। तो दोस्तों आपका एरिया में जो नेता खड़े होते हैं ना, वो यहीं से तो बिलोंग करते हैं। यही नेता तो अपने एमएलए एमपी को चुनते हैं, और वही एमएलए एमपी तो राज्यसभा में बनते हैं जाकर के। दोस्तों क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या आपको? बताइए, क्या गलत कह रहा हूँ क्या? तो हम कह सकते हैं क्या कि राज्यसभा जो है दोस्तों, वो स्टेट्स, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज की जो है वो क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों एक चीज के लिए माफी चाहूंगा कि मैं पूरे लाइन में ये चीजें नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज कि पूरे लाइन में वो चीजें लिखने लगूंगा दोस्तों तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेंदी हो जाएगा ये चीजें। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, तो अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, ये आपने पहले चीज समझ लिया कि राज्यों की सभा है, अपर हाउस है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है जी। और देखो दोस्तों कि राज्यसभा में जो है वो सदस्य राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। क्या कहा मैंने? आपने पढ़ा होगा ना, जब हम स्टेट लेजिस्लेटिव पढ़ेंगे तो दो टाइप के होते हैं वहां पर भी सदन, हर राज्य में दो तरह के सदन होते हैं। ठीक है, होते हैं कि नहीं होते हैं बताइए, आप लोग कभी पढ़ा है आप लोगों ने? विधानसभा, विधानमंडल, वहीं से तो आते हैं इलेक्ट होकर के ना। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति द्वारा ये चुने जाते हैं, ये याद रखिएगा। मतलब यहाँ पर मैं राष्ट्रपति अपने मत से नहीं चुनेगा इनको, इनको भी कोई ना कोई लेटर थमाएगा कि सर इनको अपॉइंट करना है। ठीक है जी। और राज्यसभा का मुख्य काम क्या होता है? वो सेम काम होता है अपर हाउस की तरह, सॉरी लोअर हाउस की तरह, कि कानून पर विचार करना, संशोधन करना, ठीक है, देश की भलाई के लिए सुझाव देना, ये सब उनके मुख्य काम हो गए। ठीक है जी। जो ये लोकसभा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो लोकसभा के विपरीत जो है ना, वो राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि स्थायी सदन कौन सा होता है आपका, स्थायी सदन। अब दोस्तों ये स्थायी सदन क्यों होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप बस इतना भी याद रखिए कि ये स्थायी सदन है। ठीक है, स्थायी सदन है दोस्तों। अब ये स्थायी सदन क्यों है, ठीक है, वो भी देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों ये कभी भंग नहीं होता है, कभी भी ये भंग नहीं होता। लोकसभा भंग हो जाता है कि ये भंग नहीं होता है, मतलब इसको बीच में नहीं रोक सकते हैं। ठीक है जी, भंग नहीं होता है दोस्तों। ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है, बहुत बार पूछा गया है ये चीज। टेन्योर कितना होता है? टेन्योर होता है 6 इयर्स का। ठीक है जी दोस्तों। और हर साल ये भी चीज याद रखिएगा इसके साथ एडिशनली, कि हर साल जो है एवरी ईयर 2 साल में, ठीक है, मैं थोड़ा सा ना लोकसभा को भी इसमें मिक्स कर रहा हूँ, रुको एक मिनट, लोकसभा में मिक्स होता चला जा रहा है क्योंकि इसमें सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, कुछ चीजें अंतर है, जैसे टेन्योर हो गया, स्थायी सदन हो गया, ठीक है, इनका कह सकता हूँ टाइम पीरियड हो गया हर एक एमएलए एमपी का। ठीक है, तो उसका मतलब हुआ कि हर 2 साल में, एवरी 2 इयर्स, कोई ना कोई इसमें से दोस्तों रिटायर्ड होता है। ठीक है, हर 2 साल में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो है, 1/3 पीपल जो है वो क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। क्या बातें इतनी आपको क्लियर है क्या राज्यसभा के बारे में? बताइएगा दोस्तों। अब कुछ चीजों के बारे में और जान लेते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। आइए वो चीजों को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर में जो है ना, अधिकतम संख्या कितनी है राज्यसभा की, बताइएगा आप लोग, क्या किसी को पता है कि अधिकतम संख्या कितनी है राज्यसभा की? बताओ दोस्तों। ठीक है, 250 है। अधिकतम संख्या इसकी 250 है। ठीक है, जिसमें से कितने सदस्य जो है वो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं? पता है किसी को कितने लोग इलेक्ट होते हैं? ठीक है, 238 जो है वो इलेक्ट होते हैं आपके स्टेट्स एंड यूटी से, स्टेट्स यूटी से। दोस्तों यहाँ पर में जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा भी कुछ सदस्य नॉमिनेट होते हैं क्या, लोकसभा की तरह, बताइएगा। क्या मुझे लिखना पड़ेगा कि 12 सदस्य कहाँ कहाँ से बिलोंग करते होंगे? मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, राष्ट्रपति का जब मैं पावर आपको बता रहा था,
कार्य जब बता रहा था। ठीक है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, सोशल वर्क हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आर्ट्स हो गया, इस सब के क्षेत्र में जो है 12 सदस्यों को जो है वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। दोस्तों ये जो मैंने आपको कहा है कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, पता है क्या किसी को? आर्टिकल 80 के तहत लिखा गया ये सब चीजें। ठीक है, यहाँ पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, इतनी चीजें आपको याद रहेगी क्या? दोस्तों करंट में कितने सदस्य हैं हमारे राज्यसभा में, कितने सदस्य हैं बताइए, किसी को पता है क्या करंट में कितने लोग हैं? मैंने कहा कि करंट में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो याद रखिएगा 245। ठीक है जी, या फिर इसको आप सीट्स की जगह पे मेंबर भी लिख दीजिएगा, ठीक है, जो आपका इच्छा करे। अब देखो 245 में से जो है दोस्तों 229 जो है वो स्टेट से आए हुए हैं। ठीक है, और दोस्तों चार जो है आपका संघ राज्य क्षेत्रों से आए हुए हैं, संघ राज्य से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और आपको पता ही है रेस्ट के जो बचे हुए होंगे 12, वो आपको प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं। तो इतनी बातें आपको राज्यसभा के बारे में जाननी थी। मुझे इसमें से बताइए कि जो मैंने आपको ऊपर से लेके अभी नीचे तक जो भी बताया है लोकसभा को छोड़ के, क्या इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या है, बताइएगा। दोस्तों 12 पी का मतलब हो गया चंदन, यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा 12 चुने जाते हैं। ठीक है, ठीक, हो गया। चलो भाई, तो आगे आते हैं। ये तो हो गया दोस्तों आपका राज्यसभा के बारे में। ठीक है, कुछ और चीजें जाने क्या राज्यसभा के बारे में बताइए। वैसे तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इनका जैसे क्वालिफिकेशन क्या होता है, एक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किसी को पता है क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पहले तो मैं सबसे पहले आता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो कहीं पे भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30 ईयर्स की होनी चाहिए मिनिमम एज। क्वालिफिकेशन से दोस्तों ना मेनली आपको एज ही पूछता है, आप किसी की भी क्वालिफिकेशन देखिएगा ना, वो एज ही पूछेगा। और ये दोस्तों ये कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल याद रखिएगा 84 में लिखा गया है ये। आर्टिकल 84 में ये बात लिखी गई है कि कितनी एज होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 84 में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि उम्मीदवार की आयु जो है वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बस ये चीज याद रखिएगा, तीन कुछ भी नहीं है। अब मुझे एक चीज आप बताइएगा। हाँ, क्या कह रहे हो भाई? हाँ, आर्टिकल 84 लिखा हुआ है, 8(4). वापिस वापिस से लिख देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, आर्टिकल 84 हो गया, ये हो गया आपके क्वालिफिकेशन। अच्छा, मुझे ये बताओ कि लोकसभा, सॉरी, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है वो किस अनुसूची में है? राज्यसभा में स्थानों, बंटवारा लिख दूं क्या दोस्तों, बंटवारा कौन से शेड्यूल में है, तो ये 4th शेड्यूल में है, चौथी अनुसूची में है। और दोस्तों आपके इंडियन पॉलिटी में शेड्यूल से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, चौथे शेड्यूल में लिखा गया है आपका सबसे ज्यादा पोजीशन कौन होल्ड कर रहा है आज के टाइम में स्टेट्स में। मैक्सिमम याद करना है आपको एक चीज, और मिनिमम याद करना है। मैक्सिमम वाला स्टेट कौन सा है, जहां पे सबसे ज्यादा सीट है राज्यसभा के?
उत्तर प्रदेश। कितने सीट्स हैं दोस्तों यहाँ पे एलोकेटेड? 31 सीट्स है, याद रखिएगा दोस्तों। ये जो है ना वो पॉपुलेशन के हिसाब से रहता है, ठीक है। तो आपके मन में अगर डाउट आ रहा हो कि सबका सर इसको इतना सीट क्यों, उसको इतना सीट क्यों, ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉपुलेशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि उस राज्य में कितना जनसंख्या है, ठीक है। जितनी जनसंख्या उतनी सीटें। यूपी में हो गया आपका 31 सीट, बिहार में कितना हो गया दोस्तों? 16, ठीक है। और सबसे कम कौन से राज्य में है, क्या किसी को पता है सबसे कम राज्य कौन से राज्य में है? तो तो दोस्तों वो कोई एक राज्य नहीं है, बहुत सारे ऐसे राज्य जिसमें एक ही सीट है। पहले नंबर पे आता है गोवा, ठीक है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका आता है नागालैंड। तीसरे नंबर पे आपका दोस्तों आता है मणिपुर। चौथे नंबर पे आता है त्रिपुरा। फिर आता है मेघालय। फिर दोस्तों आपका आता है सिक्किम। फिर मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश। कितने सीट्स दोस्तों ये होल्ड करते हैं? ओनली वन, ठीक है। इनके पास एक और आपका है पौंडीचेरी, वो भी लिख लीजिएगा दोस्तों इसके साथ साथ, ठीक है। पुडुचेरी हो गया आपका। ये इतने सारे राज्य जो है वो केवल एक सीट पे बैठे हुए हैं अभी तक। क्या बात है, यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। हो गया दोस्तों। अब जो है चीजें आपको दो आर्टिकल जानना बहुत जरूरी है इसमें, आर्टिकल 249 और 312, ठीक है। ये दो आर्टिकल जो है वो राज्यसभा से काफी इंपोर्टेंट होते हैं, तो ये आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बाकी इसका निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है, अन्य अधिकार कौन कौन से है इसके, तो कुछ इसमें हम बात करेंगे आगे चल करके। दोस्तों पहले मैं बात करता हूँ आपके आर्टिकल 249 के बारे में। अभी दोस्तों याद रखिएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो राज्यसभा की ही बात कर रहे हैं। आर्टिकल 249, 249, ठीक है। ये आर्टिकल क्या कहता है तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आर्टिकल क्या होता है। देखो दोस्तों, संविधान के अनुसार जो है ना, आप जब मैं आपको बताऊंगा आपके शेड्यूल्स के बारे में, भाग के बारे में बताऊंगा, तो मैं आपको तीन लिस्ट पढ़ाऊंगा। स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, और कौन सा आता है कंकरेंट लिस्ट। आपको पता है कि सेंट्रल पे जो है वो केंद्र सरकार कानून बनाती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपका कि सेंट्रल जो होता है आपका, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, आपका कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीन लिस्ट होते हैं दोस्तों। दोस्तों जो हमारा स्टेट लिस्ट है ना, ये हर किसी को पता है कि स्टेट लिस्ट में सिर्फ केवल और केवल हम राज्यसभा ही आपका कानून बना सकता है, इतना तो पता है आप सभी को। और सेंट्रल में कौन बना सकता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कौन, जो सेंट्रल में बैठे हुए हैं वो बना सकते हैं। और कॉन्करेंट में कौन सा होगा? कॉन्करेंट, हाँ आप यूनियन लिख दीजिए, आप यहाँ पर में यूनियन लिख दो, ठीक है। यहाँ पर में दोस्तों आपका कौन कौन, तो आपका यूनियन एज वेल एज आपका राज्यसभा भी जो है, राज्यसभा भी जो है वो राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है, वो कानून बना सकते हैं। दोस्तों आर्टिकल 249 कहता है कि संविधान के अनुसार आमतौर पर राज्य सूची जो है हमारी है ना, राज्य सूची जो है उसके सब्जेक्ट्स होते हैं। अब याद रखिएगा हमेशा कि हर किसी चीज का ना कुछ सब्जेक्ट्स होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है दोस्तों। तो इस पे कानून कौन बना सकता है, इस पे विधि कौन बना सकता है, तो आपको पता है कि राज्यसभा बना सकती है। इतनी बातें क्या आप सभी को क्लियर है क्या? बताओ बताओ, क्लियर है क्या?
लेकिन दोस्तों इसमें एक एजम्पशन है, इसमें एक एजम्पशन ये है दोस्तों कि अगर राज्यसभा में कम से कम 2/3 सदस्य यह मान ले कि किसी खास मुद्दे पर कानून बनाना पूरे देश के हित में है। कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों कोई ना कोई विधि को पास करवाने के लिए, बिल को पास करवाने के लिए ना बहुमत की जरूरत होती है। तो दोस्तों इसमें कहते हैं कि राज्यसभा का, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे राज्यसभा को एक ड्रॉ करूं, एक इमेजिनेशन करूं कि ये राज्यसभा है दोस्तों, इसमें 2/3 2/3 पार्ट्स, ठीक है, तो 2/3 सदस्य जो है ना मेंबर्स, अगर ये मान लेते हैं मेंबर, ठीक है, ये मान लेते हैं कि यह जो कानून है, यह जो विधि है ना, कह सकते हैं ये जो कानून बनेगा आगे चल करके ये पूरे देश के हित में है। मतलब ये केवल कोई स्पेसिफिक स्टेट के हित में नहीं है, ये पूरे देश को काम आएगा। जैसे पंचायती राज, ठीक है, कानून देखिएगा, कानून जो है वो देश हित में हो, कानून जो है वो क्या होगा, पूरे देश के हित में है, तो राज्यसभा एक प्रस्ताव पास करती है। अगर कानून पूरे देश के हित में होगा तो क्या करेगा दोस्तों, यहां पर में राज्यसभा क्या करेगी, प्रस्ताव पारित करेगी, प्रस्ताव पारित करेगी। कौन पारित करेगा, तो आपका अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस क्या करेगी, एक प्रस्ताव पारित करेगी। प्रस्ताव पारित करने का मतलब यही होता है दोस्तों कि इस बिल को पास कर दीजिए, बस इतना ही, ठीक है। तो इस प्रस्ताव को पास होने के लिए, होने के बाद जो है दोस्तों, संसद उस मुद्दे पर कानून बना सकती है, भले ही वो राज्य सूची में आता हो। क्या मतलब दोस्तों, अब मैं आपको आसान भाषा में, इतना तो मैंने आपको लिख के समझाया, मेरी बातों को थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा, लिखना बंद कीजिएगा। दोस्तों मैंने ये कहा आपको कि दोस्तों 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इतनी बातें आप सभी को पता होगी, 3 लिस्ट होती है, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट में जो है आपका यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में जो है आपका राज्यसभा कानून बनाती है, बिकॉज वो क्या करती है, राज्य को, एक स्पेसिफिक राज्य को रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं अलग अलग राज्यों के, तो वो अपने अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों में है एक, उनका नाम है संजय कुमार झा, ठीक है, हम लोगों को थोड़े से करीबी है, तो वो बिहार राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, राज्यसभा में। तीसरा आते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में दो कानून आते हैं, यूनियन एज वेल एज स्टेट, ठीक है, दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर में एक एजम्पशन है, अपवाद कह सकते हैं इस चीज को, कि आर्टिकल 249 जो है ना, वो ये कहता है कि अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से कोई भी एक कानून को सदस्य मान लेते हैं, एक विधि को दोस्तों जो है वो लोग मान लेते हैं कि भाई एक कानून है। अब मान लेते हैं कि ना, उन्होंने सोचा कि भाई पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत जो है ना दोस्तों वो देश हित में है, वो केवल एक राज्य का कल्याण नहीं करेगी, अपितु वो पूरे देश का कल्याण करेगी। दिस आर्टिकल, सॉरी, दिस रूल विल बी मेड ओनली फॉर अ स्टेट, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, पूरे कंट्री में हेल्प होगा, नॉट ओनली फॉर बिहार एंड वेस्ट बंगाल, वो पूरे कंट्री में चलेगा। तो दोस्तों अगर ये मान लिया जाता है 2/3 बहुमत के द्वारा कि भाई ये जो कानून जो है वो देश हित में होगा, तो दोस्तों उसको प्रस्ताव के द्वारा जो है ना वो पास करवा दिया जाता है। अब दोस्तों ये प्रस्ताव पास हो गया तो कहां जाएगा, तो पार्लियामेंट में जाएगा दोस्तों, ये संसद में जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि राज्यसभा कहते कि हाँ तो भाई हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, संसद में जाएगी। संसद में दोस्तों अगर ये कानून पास हो गई तो इस पे कानून कौन बनाएगा, इस पे अब जो है अमेंडमेंट कौन कर सकता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये यूनियन के हाथ में आ गई अब ये चीज, ठीक है, यूनियन के हाथ में आ गई। अब वो उस पर कानून बनाए या जो भी करे, ठीक है वो स्टेट का ही पार्ट, है वो स्टेट लिस्ट का ही पार्ट, लेकिन कानून कौन बनाएगी, आपका केंद्र सरकार बनाएगी। इतनी बातें क्लियर है क्या आपको दोस्तों, बताइए, इतनी बातें क्लियर है क्या, ये किसी को कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन है क्या कुछ, भाई कॉन्करेंट का हिंदी जो है वो देखना पड़ेगा दोस्त। राज्य सूची समवर्ती सूची होता है दोस्तों, ये समवर्ती सूची बोलते हैं इसको। हाँ, समवर्ती सूची होता है कॉन्करेंट का मतलब, हाँ सही था मैं, बिकॉज ये इंग्लिश में ना आसानी से किया जाता है, स्टेट, सेंट्रल और कॉन्करेंट। हाँ, तो आर्टिकल 249 में दोस्तों बहुत तोड़ मरोड़ के मैंने आपको बताया है इस चीज को, ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें पता चल चुकी होंगी। तो अब आप दोस्तों अगर आपसे एक बार वापिस से बता दूं, चलिए जी एक बार वापिस से बता देता हूँ। तो आप लोग मेरी बातों पर थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा प्लीज, मे हैव योर अटेंशन प्लीज, ठीक है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर मैं ना एक हमारा कंट्री बना दूं, हंसिए ना मत, ये एक थोड़ा सा कंट्री का ओवरव्यू है दोस्तों। अब मान लेते हैं हमारा जो राज्यसभा है ना, वो राज्यसभा दोस्तों आपको पता है
कि राज्य को संबोधित करती है। किसी स्पेसिफिक जो है आपका ओनली मेड फॉर स्टेट्स, रिप्रेजेंट किसको करती है? स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, राज्यसभा में जो है अब वो कौन सा वो कानून कहां पे बना सकती है, तो वो बताइए दोस्तों, स्टेट लिस्ट में बना सकती है। बस उसके पास पावर बस स्टेट लिस्ट का ही है। ठीक है जी, यहां तक तो हमें सबको पता है इस बात को। हाँ, अब इसमें ना एक अपवाद है दोस्तों, बोलते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट क्या दोस्तों है इसमें, अपवाद क्या है? अपवाद क्या है? तो अपवाद ये है कि मान लो राज्यसभा में जो है ना, आपको पता है कि कोई बिल जो पास होगा वो आपका बहुमत से पास होता है। ठीक है, तो राज्यसभा मान लेते हैं कि ये आपका एक राज्यसभा है, मान लीजिए कि ये राज्यसभा है एक। दोस्तों अगर इसमें 2/3, 2/3 बोलते हैं दोस्तों इसको, हाँ, इसको 2/3 बोलते हैं। सिंपल मेजोरिटी मैंने कल आपको बताया था दोस्तों, सिंपल मेजोरिटी किसको बोलते हैं, किसी को पता है? मैं कल ही बताया था सिंपल मेजोरिटी। दोस्तों सिंपल मेजोरिटी होता है कि 50% +1, बस इतना याद रखो ना। उतना क्या आप सिंपल मेजोरिटी बोलो, समझो कि 50% +1। हाँ, तो इसको सिंपल मेजोरिटी बोलेंगे। लेकिन दोस्तों ये सिंपल मेजोरिटी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य जो है वो 2/3 बहुमत से जो है वो किसी कानून को ये मान लेते हैं, किसी कानून को ये मान लेते हैं दोस्तों कि ये जो कानून है ना, वो केवल राज्यसभा के लिए हित में नहीं है, पूरे केंद्र के हित में है। मतलब अगर ये कानून, अगर कोई बंदा बिहार का है, ठीक है, अब वो सोचता है वो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसने जो है ना कुछ सोचा, उसके समर्थन में जो है दोस्तों और स्टेट के बंदे भी आ गए, मतलब राज्यसभा के 2/3 बंदे आ गए उनके समर्थन में, उसके सपोर्ट में। तो क्या होगा, वो अब इस 2/3 को कंप्लीट करेंगे, 2/3 लोग को इकट्ठा करेंगे। जैसे इकट्ठा हो गए तो वो बोलेंगे कि भाई ये सिर्फ एक बिहार को ही अच्छा नहीं बनाएगा, पूरे कंट्री को बनाएगा, इसलिए इस रूल को पूरे कंट्री में लागू करो। ठीक है, इस रूल को कहां करो, पूरे कंट्री में लागू करो। तो भाई जैसे ही पूरे कंट्री में लागू होगा तो इसके लिए क्या होगा, प्रस्ताव पारित होगा। भाई साहब, बिल बनाने के लिए ना हमेशा प्रस्ताव पारित होता है, प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। ठीक है, तो ये कानून कहां लागू हुआ, क्या ये कानून बिहार में लागू हुआ? अरे बोलो भाई, ये कानून बिहार में लागू हुआ क्या? पूरे देश में लागू हुआ ना, पूरे देश में लागू हुआ। तो पूरे देश में लागू हुआ, तो आप बताओ कानून कौन बनाएगा? पूरे देश का कानून कौन बनाता है? यहाँ पर मैं देखो बताया हुआ है, यूनियन बनाती है कि नहीं बनाती है? तो भाई कहने का मतलब बस इसका इतना ही है कि जो आपका, अगर ये सब्जेक्ट जो है ना, ये सब्जेक्ट आएगा आपका स्टेट लिस्ट में ही, सब्जेक्ट आएगा आपका स्टेट लिस्ट में ही, लेकिन इस पे कानून कौन बनाएगा? कानून कौन बनाएगा? इस पे कानून बनाएगा दोस्तों आपका यूनियन। आप जिंदगी में कभी भूलोगे क्या ये आर्टिकल 249? ठीक है, ये था आपका आर्टिकल 249। अब आगे आते हैं आर्टिकल 312 पे। ठीक है, पेन चेंज कर लो मैं जरा। ठीक है जी, कौन सा संख्या भाई? बिल्कुल पूछता है, क्यों नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछ लेता है कि स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कंकरेंट में कितने सब्जेक्ट आते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूं ना आपका आर्टिकल 312 का। ठीक है, तो दोस्तों 312 जो है दोस्तों किससे संबंधित है, पता है किसी को? ठीक है, अगर मैं यहां पर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 312 की, तो वो संसद को जो है ना, वो ये शक्ति देता है दोस्तों, ये पावर देता है कि वो राज्यसभा की मंजूरी के साथ जो है ना, वो नए अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर सकती है। ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन। आपको एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, यही लाइन दे देगा, बताओ कि भाई ऑल इंडिया सर्विसेज का जो है एस्टेब्लिशमेंट कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों आर्टिकल लिखा हुआ है 312 में कि भाई ऑल इंडिया सर्विसेज का जो है यहाँ पर में इसका गठन हो सकता है। अब बताओ दोस्तों कि ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या आएगा, क्या इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आएगी क्या? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप रेलवे के लिए अपॉइंट होते हैं तो क्या ये ऑल इंडिया सर्विसेज है क्या? ठीक है,
अगर हिंदी लिखूं क्या, हिंदी नहीं लिखूंगा, बस इतना समझो। भारतीय प्रशासनिक सेवा बोलते हैं आईएएस को, भारतीय पुलिस सेवा बोलते हैं आईपीएस को, और भारतीय वन सेवा बोलते हैं आईएफएस को। ठीक है, इतने बातें आपको क्लियर है क्या? इसके अलावा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, इसमें कौन सी मेजोरिटी चलती है पता है किसी को? इसमें भी 2/3 का चाहिए। ठीक है, 2/3। अच्छा जी, ये हो गया आपका राज्यसभा के बारे में कुछ चीज है। ठीक है, इतनी बातें आपको मजा आया होगा आई होप जान करके। ठीक है, अच्छा मैं आपको अगर मनी बिल के बारे में बताऊं, बड़ी खतरनाक चीज है ये मनी बिल। अगर मैं आपको मनी बिल के बारे में बताऊं दोस्तों, तो क्या, मुझे आप इतना बताइएगा, क्या मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तुत होती है? दोस्तों एक मैं पॉइंट आपको लिखाने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि जो मनी बिल है दोस्तों आपका, मनी बिल इसको हम हिंदी में कहते हैं धन विधेयक। दोस्तों ये राज्यसभा में पारित नहीं होता है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि मनी बिल किस सदन में पारित होती है, किस सदन में पेश किया जाता है। सीधा पूछेगा कि मनी बिल किस सदन में पेश किया जाता है, तो याद रखिएगा मनी बिल जो है वो हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है, इतना बस याद रखिएगा। ठीक है जी। अब इसमें जो है ना, हुजूर हुजूर लगाने वाली बात है, सर सर लगाने वाली बात है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा जो है आपका, या ऐसे लिख देता हूं, राज्यसभा जो है दोस्तों आपका केवल सिफारिश कर सकती है तो ये अपर हाउस, लेकिन उसको इतने राइट नहीं मिले हुए हैं कि वो मनी बिल को रोक ले। ठीक है, तो ये केवल क्या करती है, सिफारिश करने का अधिकार है इसके पास। ठीक है, अब देखो जो लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है, यहाँ पे एक आपके आ गया पॉइंट। सिफारिश तो तुमने कर दिया मेरे बारे में, मानना ना मानना मेरे हाथ में है। लोकसभा के लिए क्या ये चीज बाध्यकारी नहीं है? लोकसभा का मन होगा तो मानेगा, नहीं मानोगा तो नहीं मानेगा। ठीक है जी, लोकसभा में क्या करेगा, इसको मानने के लिए बाध्यकारी वो चीज नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा सर आपने ये बता दिया कि लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, तो अगर गलती से पेश हो गया तो ऐसा तो कभी पेश नहीं होगा। तो दोस्तों अगर ये देखो, ऐसा है दोस्तों कि बहुमत के लिए तो दोनों सदन में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा इसको ओके कर देगी तो ये बन जाएगा कानून, नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मत सोचना कि राज्यसभा के पास पावर नहीं है तो भाई वो इस बिल को देख भी नहीं सकती, बिल्कुल देख सकती है। राज्यसभा के पास होल्ड करने की पावर होती है। राज्यसभा के पास जो है ना, इस मनी बिल को होल्ड करने की पावर होती है राज्यसभा के पास, अपर हाउस के पास। अच्छा जी, अपर हाउस के पास इतना पावर कहां से आ गया? तो दोस्तों अपर हाउस जो है इस धन विधेयक को मैक्सिमम 14 डेज के लिए होल्ड कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया ये चीज। आपका मनी बिल आपको नहीं पता है, मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 डेज तक होल्ड कर सकते हैं राज्यसभा। ठीक है, 15वें दिन जो है, मानना ना मानना, निकालो भाई, मनी बिल निकालो। तुमको, तुमसे नहीं पूछने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर इस अवधि में, इस टेन्ड्यूर में अगर ये विधेयक पास नहीं होता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसे प्री अप्रूव मान लिया जाएगा। आप मान लो दोस्तों कि अगर लोकसभा से गया राज्यसभा में ये बिल, ठीक है, मनी बिल गया। सर देख लीजिए, थोड़ा सा आंख मार लीजिए। क्या आप क्यों बोलिए कि आपको देखने नहीं दिया गया? तो आप आंख मार लीजिए एक बार कि दोस्तों क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी तो हमने बनाया है तो हम तो समझेंगे ही समझेंगे इस चीज को। तो 14 दिन तक होल्ड कर रखा है, होल्ड कर रखा है। सबको पता है, लोकसभा के लोगों को पता है कि भाई नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये तो बस एक कहते हैं ना, आपने सुना होगा घर में बहुत बार कहते हुए सुना होगा कि भाई आपने तो सिर्फ मेरा मन रखने के लिए पूछ लिया, आपने तो सिर्फ मेरा मुंह रखने के लिए पूछ लिया। या आपने बहुत बार देखा होगा लोगों को बोलते हुए कि आपने तो बस मेरा मन रखने के लिए ये चीज पूछ लिया। तो यहाँ पे मन रखने वाली ही बात है धन विधेयक में, मनी बिल में मन रखने की ही बात है। लोकसभा गया, अरे देख लीजिए आप भी जरा, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, देख लीजिए, मजा आएगा देखने में। देख लिया, ठीक है, देख लेने के बाद अगर अप्रूव करना है करो, नहीं करना है तो हम खुद करवा लेंगे। कैसे करेंगे? ऑटोमेटिकली हो जाएगा 15वें दिन।
ठीक है जी, तो याद रखिएगा बस इतना चीज है। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट क्या है कि राज्यसभा जो है दोस्तों वो धन विधेयक में ना तो कोई संशोधन कर सकती है और ना ही उसे अस्वीकार कर सकती है, पावर ही नहीं है इसके पास इतना, नाम का बस अपर हाउस है ये। ठीक है, पहला तो दोस्तों क्या होगा कि अमेंडमेंट जो है दोस्तों, अमेंडमेंट जो है दोस्तों वो नहीं कर सकती है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा कि इसको अस्वीकार नहीं कर सकती, स्वीकार लिख देता हूं, ठीक है, आगे में और लगा दो, अस्वीकार नहीं कर सकती है दोस्तों, तो दोनों अधिकार इसके पास है ही नहीं। तो मनी बिल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या दोस्तों, राज्यसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा। इतनी चीजें आपको जानने के लिए बहुत जरूरी थी, बिल्कुल। और इसको इसको जो है ना वो होल्ड कर सकती है 14 दिन तक के लिए, बस उसके बाद से इसको पेश कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है लोकसभा के बारे में। इतना आप लोगों ने लिख लिया क्या, बताइएगा जरा फटाफट से, जो मैंने आपको बताया आज की क्लास में। दोस्तों अब बारी आती है आपका लोअर हाउस की। लोअर हाउस की बात करते हैं दोस्तों। लोअर हाउस का नाम क्या है दोस्तों, लोकसभा। इसको निम्न सदन भी कहा जाता है दोस्तों। अच्छा जी, मुझे अब बताइए कि प्रधानमंत्री अपर हाउस के सदस्य हैं या फिर लोअर हाउस के सदस्य हैं, बताइए जरा फटाफट से बताओ। अब प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं, बताओ। अरे मेरे साथियों, भाइयों, ये बताओ कि आपने कभी पीएम का इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है क्या? पीएम के नाम पे वोट डाली है दोस्तों, कुछ महीने जून में ही डाला होगा, अप्रैल में, अप्रैल मई में डाला होगा ना, मई। हाँ, 4 मई को, 4 जून को रिजल्ट भी आया था, बीजेपी सरकार वापस से बन गई। तो दोस्तों आपने पीएम के नाम पे वोट दिया कि नहीं दिया? दिया ना, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के नाम पे आप सभी ने वोट दिया होगा, जिन्होंने, जिनको वो पसंद होंगे वो, जिन्होंने नहीं पसंद होगा तो किसी और को वोट दिया होगा, लेकिन दिया तो पीएम के नाम पे ही, प्रधानमंत्री के नाम पे ही। तो दोस्तों यहां पर में देखिएगा कि जनता प्रत्यक्ष निर्वाचित करती है, जनता प्रत्यक्ष तरीके से जो है, प्रत्यक्ष तरीके से पार्टिसिपेट करती है, प्रत्यक्ष भाव से पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है। ये क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए मैं आपको लिखा दिया है मैंने। बहुत इजी इजी चीजें पूछ जाती है दोस्तों, आप इतने घबराने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं आता है ना पॉलिटिक्स, वो भी मेरी क्लास करो, सीख जाओगे आराम से। ठीक है, लोकसभा क्या है, लोअर हाउस है आपका। ठीक है, जनता ऐसे प्रत्यक्ष भाव से पार्टिसिपेट करती है इसमें। ठीक है जी, अब मुझे ये बताओ कि इसमें मैक्सिमम सीट्स कितने होते हैं लोकसभा में? ठीक है, अब इसमें जो है दोस्तों 552 में से 530 सदस्य जो है वो स्टेट से चुन के आते हैं। ठीक है, 530 स्टेट हो गया, और रेस्ट का जो बचता है दोस्तों उसमें से आपका 20 जो है वो आपका यूनियन टेरिटरी से आते हैं। और आपको पता है कि इसमें भी जो है वो आपका राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय सदस्य जो है वो निर्वाचित हुआ करते थे एक टाइम पे। क्या आप भी निर्वाचित होंगे क्या? 2 एंग्लो इंडियन को खत्म, टाटा गुड बाय कर दिया। तो ये 2 सीट कहाँ जाएगी? तो एक चला जाएगा राज्यसभा में, सॉरी, एक चला जाएगा आपका यूटी में, एक चला जाएगा स्टेट में। यहाँ पे एस लिखता हूँ, यहाँ पे यूटी लिखता हूँ, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये आर्टिकल था दोस्तों, आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 331 से था, आर्टिकल 331 से था ये चीजें संबंधित। ठीक है, बताइए बातें क्लियर है क्या? उस दिन मैंने आपको एंग्लो इंडियन का जो है कॉन्सेप्ट बताया था, तो आपको पता होगा कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं एक्चुअली में। ठीक है, अच्छा दोस्तों, करंट में कितनी सीट है लोकसभा के पास, बताइएगा कितनी करंट में सीट है? करंट सीट्स कितनी है दोस्तों? 545 है। सदस्यों की सीट्स लिखा हुआ है ना, समझिएगा सदस्यों की संख्या लिखी हुई है मैंने। ठीक है जी,
अब दोस्तों अगर मैं इसको जोड़ू घटाऊ कुछ भी करूं, तो अगर आपको पता ही है कि 530 ऐसे होते हैं, 530 राज्य से चुन के आते हैं, उसके बाद से जो है आपका संघ राज्य क्षेत्र से जो है वो आपका चुन के आते हैं, फिर आपका एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट था उसको खत्म ही कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जाननी जरूरी थी। तो ये तो हो गया आपका कितने लोग कहाँ से चुन के आते हैं ये। अच्छा मुझे ये बताओ कि लोकसभा में स्थानों का आवंटन में सबसे हाईएस्ट सीट्स किसके पास है, बताओ जरा सा। उत्तर प्रदेश। अच्छा उत्तर प्रदेश में कितने हैं दोस्तों, 80 सीट है। और सबसे कम कहां पर में है, तो वापस से अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, इनको गिन लो, सिक्किम को गिन लो इनमें। ठीक है, चलिए जी। तो ये आपको मैं लिख दूं कि लोअर हाउस में जो है वो मैक्सिमम सीट्स कौन से स्टेट के पास है। दोस्तों पॉलिटी पढ़ना जो है ना वो बड़ा मजा आता है, पॉलिटी पढ़ने में, आप माने ये बात को ना माने, बड़ा मजा आता है। उत्तर प्रदेश में के पास है, ठीक है जी। और मिनिमम सीट किसके पास होगा दोस्तों, तो पता ही है, जो मैंने ऊपर लिखवाया है उसी को लिख लीजिएगा आप लोग। हाँ, तो ये हो गया आपका दोस्तों आर्टिकल लोअर हाउस का, अपर हाउस का, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, लोअर हाउस का, कंफ्यूज कर देता है पूरा का पूरा। यहां से बताऊं करंट सीट से, मैं रिपीट करता हूँ पूरा, ठीक है। आपका जो लोअर हाउस होता है वो लोकसभा होता है। ठीक है, लोकसभा में जो है वो जनता सीधे तौर पे जो है वो पार्टिसिपेट करती है, जहां पर पीएम की वोटिंग होती है। इतनी आपको बातें पता है क्या, कितनी सीटें हैं लोकसभा के पास, तो 552 सीट है। जिसमें आपको 530 सीट जो होते हैं दोस्तों, वो आपका स्टेट से आते हैं, 20 जो है आपका यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और पहले आता था 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग, जिसको आर्टिकल 341 के तहत लिखा गया था। लेकिन बाद में दोस्तों इसको संशोधन कर दिया गया। ठीक है, संशोधन करने के बाद ये 2 सीटों को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो वर्तमान में हमारे पास कितनी सीट है, तो 545 सीट है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीट कौन होल्ड कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश सीट होल्ड कर रहा है। कितनी सीट है यहाँ पर में, तो 80 सीट है। ठीक है, तो ये था आपका लोकसभा का कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, आर्टिकल फुट बोलो। इसमें सिम कैसे कैसे बांटेंगे, हर किसी का अपना अपना प्रिंसिपल है ना भाई, कि इसको कितना सीट मिलना चाहिए, उसको कितना सीट मिलना चाहिए। मतलब मैं अगर लोकसभा की बात करूं तो मैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और करंट सीट्स जो है एक बार मैं गूगल करके देखता हूँ, करंट सीट इतना ही है या फिर चेंज हो गया। हाँ 552 ही है। ठीक है, 543। ठीक है, 2 कम कर दिया गया दोस्तों, 543 कर लेना अभी करंट सीट। ठीक है, हाँ ठीक है, 543 सीट, ठीक है। चलो भाई, मानसी ने सही बोला था। अब आर्टिकल 82 पे आते हैं। आर्टिकल 82 आपका लोकसभा से संबंधित है, तो आइए थोड़ा सा इस पे देखते हैं। आर्टिकल 82। ठीक है, अब देखो इसमें ना हम बात करेंगे आर्टिकल 42 में, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसके बारे में क्या आप सभी को पता है क्या, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है क्या। ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा यहाँ पर में मैं लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर में उत्तर प्रदेश को 80 सीटें मिली हुई है। ठीक है, क्या पता जनसंख्या अगले साल बढ़ गई हो, क्या पता जिसकी मिनिमम सीट है, जिसके पास वन ही एक ही सीट है, हमारे पास सिक्किम के पास जो है ना दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना मिनिमम सीट, मिनिमम वो सिक्किम के पास है एक, सिक्किम के पास एक है। क्या पता सिक्किम की जनसंख्या बढ़ गई हो, उत्तर प्रदेश से ही ज्यादा बढ़ गई हो, क्या पता। हाँ, क्योंकि हमारा जनगणना तो कितने साल में होता है, बताओ सेंसेस कितने साल में होता है, 10 साल में होता है। क्या पता सिक्किम ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया हो, तब भी क्या एक ही सीट दोगे 10 साल तक, नहीं दे सकते ना। तो दोस्तों ऐसा कहा गया है आर्टिकल 82 में, आर्टिकल 82 में कहा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान का एक यह प्रावधान है कि संसद की को जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं की सीटों का पुनर्निर्धारण, ठीक है, जिसको डीलिमिटेशन कहते हैं,
उसकी शक्ति प्रदान प्रदान करता है। क्या मतलब इसका आसान भाषा में समझिए आर्टिकल 82 को। दोस्तों आप हर सभी को पता होगा कि जब देश में नई जनगणना होती है ना, अगर मान लो ये हमारा कंट्री है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा कंट्री है, इसमें लास्ट जनगणना कब हुई थी आपको पता है? 2011 में हुई थी, ठीक है। 2021 और 22 में नहीं हो पाया था ड्यू टू कोविड-19। 2011 को ही अभी भी हम प्रायोरिटी लेकर मान रहे हैं, इसलिए अभी भी सीट जो है वो 80 तब भी था, 80 आज भी है, ठीक है। तो 2011 में क्या हुआ था दोस्तों? 2011 में क्या हुआ था? सेंसस हुआ था। सेंसस बोलते हैं जनगणना को, जनगणना वो बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब भी देश में नई जनगणना होती है ना, नई जनगणना होती है, तो उसकी संख्या के आधार पर जो है दोस्तों, संसद, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का सीमाएं और संख्याएं फिर से तय करती है। समझा कि नहीं समझा? मतलब कहेंगे न्यू सेंसस जब भी होगा, जितनी बार न्यू सेंसस होगा दोस्तों, जितनी बार नई जनगणना होगी ना, उतने बार नई सीटों का प्रावधान किया जाएगा। तो न्यू सेंसस इज इक्वल टू न्यू सीट्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, और एक हो गया आपका राज्य विधानसभा। ठीक है, क्या बातें यहां तक क्लियर है क्या आपको? मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितनी बार सेंसस होगा उतनी बार जो है वो लोकसभा और आपका राज्य विधानसभा की सीटों का जो है वापिस से फेरबदल इसमें किया जाएगा। अब ठीक है, अब मान लो कि उत्तर प्रदेश के पास जो है दोस्तों वो 80 सीट है, वर्तमान में 80 सीट है, ठीक है, इसकी जनसंख्या भी ज्यादा है, इस वजह से इसको इतना मिला हुआ है। सिक्किम के पास एक ही सीट है, एक सीट है, इसकी जनसंख्या कम है। क्या पता आने वाले 10 साल में, 10 ईयर्स में जो है वो इसकी जनसंख्या बढ़ जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है दोस्तों? चांसेस है कि नहीं है बताओ? तो क्या उसको तब भी एक ही सीट देंगे? ये तो नहीं दे सकते ना एक ही सीट, ठीक है। तो ये इसलिए कहा गया कि आर्टिकल 82 कहता है कि जनसंख्या जो है वो जनगणना के आधार पे जो है वो सीटों का आवंटन किया जाएगा। इतनी बातें क्लियर है क्या? क्या इतनी बातें क्लियर है क्या? ठीक है, ये बातें क्लियर है दोस्तों। अभी जो है एक बात याद रखिएगा, 2026 2026 तक जो है वो कोई सीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता, कोई सीट में फेरबदल नहीं किया सकता है। ये इसलिए सरकार ने कहा कि सीटों का जो है वो पुनर्निर्धारण जो है, जिसको मैंने कहा डिलिमिटेशन, वो 2026 तक स्थगित है। 2026 तक कोई अकाउंटिंग वोटिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि राज्यों के बीच संतुलन बना रहेगा, ठीक है। क्या कहूं मैं इसको? डिलिमिटेशन बोलिएगा कि रुका हुआ है, बिल्कुल, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल 82। बताओ इतने में कोई प्रॉब्लम है क्या? आर्टिकल 42 का मतलब लिख दूं? ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दूं क्या? हाँ जी, बोलो बोलो।
लिख लिया क्या? मैंने लिखा है कि संसद को जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण डिलिमिटेशन करने की शक्ति देता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊं आपको, तो आर्टिकल 82 ग्रांट्स पार्लियामेंट द पावर टू रेडिफाइन, ठीक है, इसको हम डिलिमिट भी कह सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बेस्ड ऑन द सेंसस। लिख ही देता हूँ उनको। ठीक है, लिख लिया क्या आपने? जो दोस्तों मैंने यहाँ पर में लिखा हुआ है ना, 2026 तक जो है वो डिलिमिटेशन को स्टॉप कर दिया गया है। अगर ये आपसे अमेंडमेंट पूछे कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो किया गया है, तो याद रखिएगा 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा जो है ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या आपको? आगे बताऊं मैं आपको चीजें कुछ, बताइएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों वयस्क मताधिकार के बारे में। मुझे पहले ये बताएं कि वयस्क मताधिकार से आप लोग क्या समझते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है वयस्क मताधिकार का? मैंने बताया वयस्क मताधिकार, मताधिकार से क्या समझते हो आप? तो कुछ बोल रहा है क्या? हाँ, वोट डालने से रिलेटेड है वयस्क। वयस्क मताधिकार लिखा है मैंने दोस्तों यहाँ पर में। ठीक है, और दोस्तों ये जो वयस्क मताधिकार यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको पता होगा कि हमारा जो, हाँ, ये मैं आपको लास्ट में बताऊं, पहले ये क्लियर कर लूं। तो मैं बताऊंगा भाई, पहले मैं जो क्लियर कर लूं 81 को 82 को जो है बताऊंगा। पहले मैं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका वयस्क मताधिकार का, तो बता दूं मैं आपको। ठीक है, चलो भाई, वयस्क मताधिकार से आप लोगों को क्या समझते हैं? बस आप लोग यही समझते होंगे कि इसका मतलब होता है आपका वोट करना, वोट देना, यही ना? ठीक है, आपको पता होगा कि हमारा जो देश था वो पहले 21 ईयर्स पे जो है आपका 21 साल की उम्र में ही आप वोट दे सकते थे, लेकिन बाद में जो है ये अधिकार को क्या किया गया, चेंज किया गया।
अब वोट कौन डाल सकता है? जो भारत का नागरिक होगा वही डाल सकता है ना वोट, के पाकिस्तान के लोग डाल सकते हैं क्या वोट? भारत के नागरिक जो है वो इंडियन सिटीजन ही पहले वोट डालते हैं। इसमें एक चीज जानने की चीज है, बाकी कोई चीज जानने की जरूरत नहीं है आपके लिए, और उसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। वयस्क मताधिकार में बस आप ये याद रखिए कि वयस्क मताधिकार जो है आपका दोस्तों, ये आपका एक ऐसा राइट देता है जिसमें 21 वर्ष से जो है आयु घटा करके जो है वो 18 वर्ष कर दी गई है। मतलब 21 साल जो है, पहले लोग 21 ईयर के जो है होंगे तभी वो वोट डाल सकते थे, ठीक है, तब वो वोट कर सकते थे। लेकिन इसको जो है दोस्तों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में जो है इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। और चेंज करके क्या कर दिया गया, जो अभी तक इम्प्लीमेंट है, 18 साल हो गया है आपका, 18 ईयर्स में जो है आप वोटिंग कर सकते हो, ठीक है। इतना बातें क्लियर है कि आपको, बस यही था आपका वयस्क मताधिकार, ठीक है। क्लियर है क्या? बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है। अब इसमें एक चीज आपका आता है दोस्तों, कि आपने पूछा कि आर्टिकल 81 और 82 किससे संबंधित है। दोस्तों ये भी लोकसभा से ही संबंधित है। आपका, अगर मैं आर्टिकल 81 की बात करूं, ठीक है, हाँ, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत हुआ है, ठीक है। दोस्तों आर्टिकल 81 जो है आपका लोअर हाउस से संबंधित है, लोअर हाउस से संबंधित है, आपका निचला सदन से संबंधित है, ये बात याद रखिएगा। निचला सदन कौन है हमारा? लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा है। ये कहता है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो सीधे जनता द्वारा किया जाएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जनता प्रत्यक्ष भाव से पार्टिसिपेट करती है। देखिए बताया है कि नहीं बताया, यहाँ पर मैं, गौर कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 81 ही कहता है, आर्टिकल 81 कहता है कि जनता जो है इसके चुनाव में है वो प्रत्यक्ष रूप से क्या करेगी, चुनाव हिस्सा लेगी। प्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप का मतलब ये होता है दोस्तों कि डायरेक्ट जो है आप एक पर्सन को वोट डाल रहे हैं, डायरेक्ट। मतलब पीएम की बात करूं, आप लोग अमूमन पीएम के वोट में ही रहते होंगे वोट डालने के लिए। तो पीएम का वोट जो है वो कहाँ पे आपका, लोकसभा हो गया। लोकसभा में वोट कौन डालता है दोस्तों? तो आपका इंडियन सिटीजन डालते हैं कि नहीं डालते हैं? ये आता है आपका आर्टिकल 81 के तहत, ठीक है। क्लियर है क्या मेरी बातें आप लोगों तक? और इसमें और कुछ एडिशनल पॉइंट्स इसमें ऐड किया गया था कि प्रत्येक राज्य से सदस्यों की संख्या जो है वो राज्य की जनसंख्या के आधार पे होगी। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जितनी राज्य की उतनी जनसंख्या, उतने ही उनको सीटों का प्रावधान। जैसे मैंने यहाँ पर बताया है आपको यूपी का कॉन्सेप्ट और सिक्किम का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर मैं देखिएगा बताया है कि नहीं बताया हुआ है, तो ये बताया गया है आर्टिकल 81 में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आर्टिकल 82 की, तो दोस्तों ये किससे संबंधित होगा? तो अगर आर्टिकल 81 अगर आपका लोकसभा से संबंधित है दोस्तों, दोस्तों ये भी आर्टिकल जो है आपका राज्यसभा, सॉरी, लोकसभा से संबंधित होगा, ठीक है। और इसमें भी दोस्तों बात की गई है डिलिमिटेशन की, जो मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा जो यहाँ पे लिखाया हुआ है, वो देखो, इसकी ही बात की गई है, जो मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। तो आर्टिकल 81 में पता चल गया होगा आपको, आर्टिकल 82 भी पता चल गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आप कल, कुछ चीजों और जानेंगे आपके लोकसभा के बारे में, ठीक है। उसके बाद से हमारा लोकसभा राज्यसभा कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है, पार्लियामेंट हमारा हो जाएगा खत्म, ठीक है। उसके बाद से हम थोड़ा सा ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके साथ ही जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था आएगा और एक दो और टॉपिक आएंगे, फिर हमारा आपका पॉलिटी भी खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कहाँ से? हाँ हाँ बताऊंगा भाई, वही मैंने एडिशनल जो एक दो बोला ना, एक दो और पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे तो वो बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट से अमूमन यही क्वेश्चन आते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसेंटली में कौन है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करते हैं, बस यही क्वेश्चन आते हैं, उससे और एडिशनल क्या क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, चलो भाई, धन्यवाद आप सभी का।